हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग प्री टाइम बैच के लिए मिल चुके हैं। अब अभी हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम निशांत त्रिपाठी है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, जिसको प्री टाइम बैच से रिलेटेड या यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जानकारी चाहिए, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी 1500 रुपए की है, और जो इसकी क्रैश कोर्स है वो भी 1500 रुपए की है। इससे सस्ती और अच्छी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता है किसी सस्ती टेस्ट सीरीज मिल भी जाए आप लोग को, पर मेरी तुलना मानना में कि जो क्वालिटी है उस हिसाब से देखेंगे तो यूपीएससी हिंदी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग जुड़ने के लिए इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे से किसी एक पे संपर्क कर सकते हैं। आज से दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश। ध्यान देंगे, थोड़ी स्पीड आज से तेज रहेगी। मैं अब तक थोड़ी स्पीड मेरी स्लो थी, लेकिन यहां से अब हमारी स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, और धीरे धीरे स्पीड थोड़ी और तेज हो जाएगी। तुगलक वंश में देखेंगे, जो इसका पहला शासक है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान देंगे, इसका जो मूल नाम था वो गाजी तुगलक था, और इब्न बतूता के अनुसार ये तुर्कों के कैराना शाखा से संबंधित था। इस चीज को ध्यान देंगे, तुर्कों के करैना शाखा से संबंधित था। इसके पिताजी इसी तुर्क से संबंधित थे। और ये जानकारी किससे मिलती है? तो ये जानकारी हम लोग को मिलती है इब्न बतूता के अनुसार, इसकी जानकारी मिलती है। इसका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम गाजी मलिक था। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम गाजी मलिक था। इस चीज को ध्यान देंगे, इसका मूल नाम गाजी मलिक था। ठीक है, कहा जाता है कि ये बेसिकली अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन खिलजी, इसके पहले तो अलाउद्दीन खिलजी को मैं एके से लिख देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी का बेसिकली क्या था? सेनापति था। देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, मंगोल आक्रमण, तो अलाउद्दीन हम लोग पढ़ चुके हैं। अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तो मंगोल आक्रमणों का इसने सफलतापूर्वक सामना किया था। अलाउद्दीन को विजय दिलाई थी, और इसके सफलतापूर्वक सामना के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दीपालपुर का, ध्यान देंगे, दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। तो एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि सुल्तान बनने के पूर्व गयासुद्दीन तुगलक किस स्थान का गवर्नर था? तो ध्यान देंगे, दीपालपुर का गवर्नर था। यह आपके प्री में क्वेश्चन बन के आ सकता है। यहां पे बताने का एक मेरी पर्पस ये था। अब यहीं से ये क्या होता है कि सीधी सीधी बात है, आ जाएगा अलाउद्दीन की जो गयासुद्दीन तुगलक है ये सुल्तान बनेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, ये काफी बुद्धिमान शासक था। ध्यान देंगे, इसके बारे में एक चर्चा और क्या मिलती है, ये काफी बुद्धिमान था। इस चीज को ध्यान देना है। अब मैं लिख देता हूं, बहुत बुद्धिमान शासक था। अभी हम लोग इसको प्रूफ भी कर देंगे कि बहुत बुद्धिमान शासक क्यों था। ठीक है, कहा जाता है कि इतिहास में बुद्धिमान शासकों में से एक है। खुसरो कहता है इसके बारे में, ध्यान देंगे, अमीर खुसरो इसके बारे में कहता है कि यह अपने राजमुकुट के अंदर सैकड़ों पंडितों का शिरस्तान छुपाए हुए था। क्योंकि पंडित वर्ग उस वक्त क्या थे? पंडित वर्ग उस वक्त शिक्षा के प्रतीक थे। तो शिक्षा के प्रतीक थे, तो जब सैकड़ों पंडितों के शिरस्तान अर्थात पगड़ी को छिपाए हुए था, तो नो डाउट ये वर्ड इसलिए बोला गया था किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, इसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ में अमीर खुसरो के द्वारा वर्ड बोला गया था कि जो इसकी मुकुट है, इसके मुकुट के अंदर सैकड़ों जो पंडितों हैं उनकी पगड़ी छिपी हुई थी, अर्थात उनका मस्तिष्क छुपा हुआ था। इतना बुद्धिमान था। ये अमीर खुसरो का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जब ये शासन व्यवस्था में आएगा, सुल्तान बनेगा। सुल्तान बनेगा तो क्या करेगा कि खुसरो के द्वारा जो अनावश्यक रूप से वितरित किया गया धन था उसको वापस लाएगा। यहीं से इसकी विद्रोह की कहानी पड़ेगी। इसके पहले क्या था कि खुसरो के द्वारा क्या किया गया था? साम्राज्य के लोगों को खुश करने के लिए अनावश्यक धन का वितरण किया गया था। ठीक है, ताकि लोग इसके सपोर्टर बन सके। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अनावश्यक धन का वितरण किया गया था। ठीक है, केवल लोगों को खुश रखने के लिए। यहां तक कि खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया तक को, ध्यान देंगे, निजामुद्दीन औलिया तक को क्या किया था? अनावश्यक धन दिया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया यहां पर लिख देते हैं, निजामुद्दीन औलिया, मुद्दीन औलिया। अब देखिए होगा क्या, जब गयासुद्दीन तुगलक आएगा तो वो सबसे कहेगा, भाई एक काम करो कि आप सब लोग जो धन लिए हो इसके द्वारा, वो फोकट का लिए हो, तुम रुपया वापस करो भैया। ऐसे नहीं चलेगा, ये शासन का रुपया है, ये किसी व्यक्ति विशेष का रुपया नहीं है। तो ये सबसे क्या करेगा? धन वापस मंगाएगा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान देंगे, सबसे क्या करेगा? धन वापस मंगाएगा। अब जाहिर सी बात है, जिसको आप रुपए दे दिए हो, अब जब उससे रुपया मांगोगे तो होगा क्या? होगा विरोध। क्या होगा? विरोध होगा। तो ये क्या करता है? निजामुद्दीन औलिया से भी कहता है भैया रुपया वापस करो, और निजामुद्दीन औलिया से इसी के कारण क्या होगा? इसका विरोध होगा, अर्थात विवाद में वृद्धि होगी। अब जब विवाद में वृद्धि हो जाएगी,
इसी बीच में निजामुद्दीन दौलिया को आ जाएगा गुस्सा, और ये कहा जाता है, ये जो ड्यूरेशन रहता है जब ये निजामुद्दीन औलिया से कहता है कि भैया मेरा पैसा वापस करो, ये धन का रुपया, दिल्ली का रुपया है, इसको दिल्ली पहुंचाओ, तुम्हारा नहीं है। ये तो खुसरो बेवकूफ था, उसको शासन व्यवस्था में आने के लिए आपको खुश करना था, मुझे नहीं खुश करना है। तब ये क्या कहेगा, औलिया से जब रुपया मांगेगा तो औलिया क्या करेंगे कि इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। ठीक है, सारे सूफी संत क्या करेंगे, इस विवाद में शामिल हो जाएंगे। अब क्या होगा, गयासुद्दीन ठानेगा कि मैं औलिया को दंडित करूंगा, सजा दूंगा विरोध करने का। ठीक है, लेकिन उसके पहले चूंकि ये बंगाल अभियान का प्लान बना लेता है, बंगाल अभियान का क्या करता है, प्लान बनाता है। ठीक है, बंगाल अभियान का प्लान बनाएगा। जब ये बंगाल अभियान का प्लान बनाता है, बंगाल अभियान का सफल विजय करेगा। ध्यान देंगे, बंगाल अभियान का क्या करेगा, सफल विजय करेगा। जब ये बंगाल अभियान का सफल विजय करेगा तो लौटेगा उधर से। जब ये लौटता है तो विजय के बाद तो रास्ते में क्या होता है कि एक घटना होती है, जिस घटना में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। ध्यान देंगे, लौटते वक्त क्या होता है कि गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे एक रीजन ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन लौट रहा था तो एक क्या लकड़ी का महल था, एक लकड़ी का महल हम लोग कह सकते हैं, एक लकड़ी के महल में पार्टी हो रही थी, खूब अच्छी पार्टी हो रही थी। अचानक क्या है कि जो गयासुद्दीन तुगलक की सेना थी उनमें हाथियों का हुजूम था। हाथियों के हुजूम में भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ के कारण वो जो लकड़ी का घर था या महल था वो ढह जाता है और उसी के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अच्छा ध्यान देंगे, जब ये बंगाल अभियान पे गयासुद्दीन तुगलक निकलता है, उसके पहले घटना क्या होती है। अब देखिएगा, एक तरफ वो कहता है गयासुद्दीन तुगलक से कि बेटा मैं जा रहा हूं बंगाल, लौटूंगा तो तुम्हारा करूंगा हिसाब। निजामुद्दीन औलिया संत थे, ये गुस्से में श्राप देते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं लिखता हूं स्क्रीन पे। ये कहते हैं दोस्तों, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। मैं लिख देता हूं, ये कहते हैं हुनूज दिल्ली दूर अस्त। हुनूज दिल्ली दूर अस्त। हुनूज दिल्ली दूर अस्त का क्या मतलब हो गया कि दिल्ली अभी दूर है, अर्थात तुम दिल्ली जाओ तो लौट के आओगे तो देखा जाएगा। और इसी बीच में ऐसा रास्ते में क्या होता है कि विजय के उपरांत जब लौटता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा जो भी कुछ हुआ वो निजामुद्दीन औलिया के श्राप के कारण हुआ। अब समझिएगा बात को, ठीक है। तो ये हुजूम दिल्ली दूरस्थ के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। मृत्यु के पहले इसके कुछ आदेश हैं, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देख लीजिए, आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। फैक्ट्स मैं बोलूंगा, आप लोग को नोट करना है, ठीक है। इसका एक आदेश क्या था, ये आदेश पेपर में आ सकता है कि इसने कहा था कि एक वर्ष में, शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग को लिख लेना है, ठीक है, कि एक वर्ष में जो इकता का राजस्व है, ध्यान देंगे, इसने कहा था कि एक वर्ष में जो इकता का राजस्व है, इकता राजस्व है, राजस्व, इसमें 1/11 से लेकर 1/11 से लेकर 1/10% से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है, अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है। एक तो इसका ये आदेश था, ये इंपॉर्टेंट है, अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है, ठीक है। मैं बैक ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाऊंगा, इस चीज को ध्यान देंगे, नहीं की जा सकती है। ये सारी वैल्यू एडिशन की चीजें हैं, बुक में नहीं लिखी गई हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। अभी हम लोग बुक में देखेंगे क्या क्या चीज लिखी गई, क्या नहीं लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग ध्यान देंगे, ये बेसिकली क्या करता है कि कृषि को प्रोत्साहन करेगा। कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए क्या करेगा कि नहर सिंचाई प्रणाली को विकसित करेगा। दूसरी इसकी अच्छी खूबी यही है, नहर सिंचाई प्रणाली को विकसित करना, ठीक है, नहर सिंचाई प्रणाली को विकसित करना। इसके दौरान नहर सिंचाई प्रणाली विकसित किया गया था ताकि जो एग्रीकल्चर है उसकी फर्टिलिटी बढ़े। इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उस चीज को ध्यान देंगे, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ठीक है। ये सुदृढ़ मैं नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि आगे आ गया है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे सुदृढ़ वर्ड में अगर कोशिश करता हूं लिख दूं, यहां लिख देता हूं मैं, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये इसका अगला उद्देश्य था। अब देखिए, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसने क्या किया, बोला कि भैया हर 3/4 मील पर, ठीक है, यानी 3/4 मील पर एक घुड़सवार रहेगा, यानी डाक कर्मी रहेगा। इस चीज को ध्यान देंगे ताकि जो संदेशा है वो दूरस्थ तेजी से दूरस्थ भी तेजी से प्रसार किया सके उसके संदेश का। तो डाक व्यवस्था सुदृढ़ करने की इसने कोशिश किया है, इस चीज को ध्यान देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये मिलते हैं
कि गयासुद्दीन जब गया था लड़ाई पे बंगाल के, ठीक है, तो लौटते वक्त इसने क्या किया था बेसिकली कि दिल्ली के पास एक तुगलकाबाद नाम का एक शहर बसाया था, ठीक है। तो चौथा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि इसने तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण किया था, इस चीज को ध्यान देंगे। तुगलकाबाद नामक शहर की नींव डाली थी। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये बेसिकली जो गयासुद्दीन के बारे में चीजें हैं। तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि एक बार शॉर्ट में बता दूं बस बेसिकली बस 1 मिनट में कि कैराना शाखा से इसका संबंध था, और इसकी जानकारी हमको इब्न बतूता से मिलती है। गाजी मलिक, ठीक है, इसको देख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण सफर किया था, तो दीपालपुर का इसको क्या किया गया था, गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। गाजी मलिक इसके बचपन का नाम था। बहुत ही बुद्धिमान था। ये अमीर खुसरो कहता है एक स्टेटमेंट के माध्यम से कि इसकी मुकुट के नीचे हजारों और सैकड़ों पंडितों का पगड़ी था, ठीक है। इसकी बुद्धिमत्ता इतनी थी। अनावश्यक धन वितरण को रोकेगा, इसी के कारण निजामुद्दीन औलिया से इसका विवाद हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया से जब इसका विवाद होता है तो ये विरोध करेंगे तो उनको दंड देने की कोशिश करेगा, जिसमें निजामुद्दीन औलिया इसको श्राप देते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। एक्चुअली उस वक्त वो दिल्ली से निकला था बंगाल अभियान पर, ठीक है। तो बोला कि अभी दिल्ली दूर है, तुम जाओ, लौट के आओगे तब देखा जाएगा जो होगा। और रास्ते में ही चूंकि एक महल की गिरने के कारण, दुर्घटना के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि इसने एक वर्ष में इक्ता राजस्व में बोला था कि 1/11 से लेकर 1/10% से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है। नहर सिंचाई प्रणाली को उसने काफी विकसित किया था ताकि एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल सके। डाक व्यवस्था को उसने काफी सुदृढ़ किया था। हर 3/4 मील पर एक डाकिया रहता था। तुगलकाबाद नामक इसने एक शहर का निर्माण किया था। अब देखते हैं हम लोग कि इस प्रस्तुति में तुगलक के बारे में क्या बोली है। अब देखिए, तो जो चीजें मैंने बता दिया उसको देख लीजिए। कहा कि तुगलक का इसका स्थापना इसने किया था, अलाउद्दीन का सेनापति था, मैंने पहले बता दिया कि दीपालपुर का इसको गवर्नर बनाया गया था। अन्य नाम इसका गाजी मलिक था, मैंने पहले बता दिया। कैराना तुर्क से इसका संबंध था, ये खुद इब्न बतूता बोलता है, ठीक है। इसकी माता हिंदू जाट थी, यही एक इंपॉर्टेंट है जो मैंने नहीं बताया है आपको। दीपालपुर का गवर्नर इसको नियुक्त किया गया था, और ये मैंने बता दिया है। इस अच्छे से कब और क्यों नियुक्त किया गया था, ये सारी चीजें बता दिया, आपको समझ में आएंगी, ठीक है। मंगोलों से भारत से भगाया था, इसी के से खुश होकर इसको दिया भी गया था, ठीक है। इसको एक उपाधि दी गई थी, ये चीज मैंने नहीं बताई है, इंपॉर्टेंट है। मलिक उज गाजी की इसको उपाधि दी गई थी। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। फैक्चुअली इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी याद कर लेना है। किससे दिल्ली छिना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद करेंगे चलेगा, ठीक है। कब सुल्तान बना, नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे करा कि अन्य नाम इसके नहीं इंपॉर्टेंट है, बस एक ऊपर आप लोग देख लिया, वही बहुत है, ठीक है। राजस्व प्रशासन के बारे में कह रहा है कि इसकी जो लगान थी वो उपज का 1/5 से 1/3 भाग थी, ठीक है। ये चूंकि इसने नहर व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया था, तो वो क्षेत्र जहां पे उस नहर व्यवस्था के कारण, यानी सिंचाई की व्यवस्था जहां तुगलक करता था, वहां पे कर जो राजस्व है वो थोड़ा ज्यादा लेता था, ठीक है। तो उपज 1/5 से 1/3 था, इसी के लिए ये गैप है, एक अंतराल है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। अंतराल का रीजन आप लोग समझ होंगे, क्योंकि जो राज्य के सहायक के माध्यम से जो एग्रीकल्चर होती थी वहां पे टैक्सेशन ज्यादा था। अकाल के समय इसने भूमिकर को माफ कर दिया था, इस चीज को ध्यान देंगे कि जब अकाल पड़ा था तो इसने भूमिकर को माफ कर दिया था। ये एक एग्रीकल्चर के हिस्ट्री में हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा प्रयोग था इसका। राजस्व वसूली में कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें प्रदत्त की, ठीक है। यानी बेसिकली जो राजस्व वसूली किया जाता था उसके लिए इनको क्या करता था, बेसिकली जागीर देता था, एज अ वेतन इनको जागीर देता था, और उस जागीर को टैक्स फ्री कर दिया था कि भैया जाओ, जो मैं लैंड दे रहा हूं उससे जो प्रोडक्शन होगा उसमें मैं कुछ टैक्स नहीं लूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट करा कि इसने नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन किया, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। तो मैं जो अभी तक समझाया हूं उससे इंपॉर्टेंट 2-3 फैक्टर्स में और मिल गए हैं, वो देख लेंगे कि नस्ल एवं बटाई प्रथा का इसने प्रचलन किया था। इसने जो राजस्व वसूली वाले अधिकारी हुआ करते थे उनको जागीरें देता था, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसकी एक उपाधि मलिक उजगाजी, ये मैंने नहीं बताया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने नहीं आपको बताया है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। मैं इसी तरह आप लोगों को पढ़ाऊंगा और फिर आप लोगों को समझा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे इब्न बतूता का आप लोग संबंध देखे होंगे, क्योंकि इब्न बतूता ही इसके बारे में कई सारी जानकारियां देता है। तो हम लोग संक्षेप में इब्न बतूता का परिचय देख लेते हैं। कह रहा कि इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था, ध्यान देंगे, अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भारत आया था, इस चीज को ध्यान देना है। दिल्ली का इसको जब आया था तो दिल्ली का इसको खुश होके इसने तुगलक ने इसको काजी नियुक्त किया था, ठीक है। एमबीटी ने इसको काजी नियुक्त किया था। सुल्तान ने कहा कि सुल्तान ने राजदूत बनाकर इसको चीन भी भेजा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तुगलक ने इसको एज ए राजदूत इसको चीन भेजा था। किताब उल रेहला इसकी रचना है, ठीक।
सल्तनत काल की जो डाक व्यवस्था थी उसका विस्तृत वर्णन इसी की बुक में मिलता है, इस चीज को ध्यान में देंगे। ये मैंने संक्षेप में इसलिए पढ़ दिया, यहाँ पे कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, अपने दिमाग में ये रखना है कि ये मोरक्का का वासी था, ठीक है। एमबीटी के साथ ये क्या होता है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये क्या होता है, भारत आता है, कहां पे आएगा, इंडिया आएगा। जब इंडिया आएगा तो यहां पे इसको क्या बनाया जाएगा, दिल्ली का काजी बनाया जाएगा। काजी बनाने के साथ साथ क्या होता है, इसको राजदूत भी बनाया जाता है, और राजदूत बना के इसको कहां भेजा जाएगा, राजदूत बना के इसको भेजा जाएगा और चाइना भेजा जाएगा, ठीक है। इसकी एक बुक है, उसकी बुक का नाम है किताब उल रहला, इसकी बुक का नाम है किताब उल रहला। इस बुक में इसने, चूंकि ये एमबीटी यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि सल्तनत काल में भी देखेंगे तुगलक वंश से संबंधित है इब्न बतूता। तो इसकी बुक में जो मैक्सिमम जानकारियां मिलती हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो डेवलपमेंट है प्रशासनिक व्यवस्था के, वो तुगलक वंश का, उस डेवलपमेंट की जानकारी मिलती है। जैसे डाक व्यवस्था, चूंकि इसकी तुगलक वंश की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं सबसे अच्छा प्रयोग माना जाता है प्रशासन के क्षेत्र में। तो इसकी जो विस्तृत वर्णन है, जो विस्तृत जानकारी है कि डाक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी, इसकी जानकारी हमको किताबुल रहला में मिलती है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक को देख लिए। अब हमारी बारी है एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। तो हम लोग अब क्या करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि ये सारी चीजें अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो मेरे लिए बहुत ठीक रहेगा, ठीक है। मैं अगर इसको मिटा दूं, और मिटाने की जगह मैं क्या करता हूं, इसको शॉर्ट कर दूं क्या, चलिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं, रुकिए, बस मुझे थोड़ी सी टाइम देना आप लोग को, रुकिए। मैं कट करके इसको इधर पेस्ट कर देता हूं, बाद में मैं कट कर दूंगा। मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं बस, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम लगेगा। चलिए इसको मैंने यहां पे कर दिया, चौथी फैक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे, ठीक है, एमबीटी। नेक्स्ट हमारा है एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। एमबीटी लिख दिया मैंने, एमबीटी मींस मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं, ठीक है। जौना खां इसका नाम था, इस चीज को ध्यान देंगे, जौना खां इसका नाम था, ठीक है। जैना खां लिखा गया, जौना खां नाम था इसका, ठीक है। जौना खां इसका नाम था, इसका मूल नाम था, मूल नाम था। 1325 में ये क्या करेगा, सुल्तान बनेगा, ठीक है। 1325 में ये सुल्तान बनेगा। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मैं नोट करता चलता हूं, आप लोग उसी को तैयार कर लेंगे, इससे ज्यादा आप लोग को इसके बारे में कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इब्न बतूता इसी के ड्यूरेशन में आया था, तो इसकी जो जानकारी है वो बेसिकली इब्न बतूता से मिलेगी। इब्न बतूता इसके महल की बहुत विस्तृत चर्चा करता है, कहता है इसका महल बहुत ऊंचा था, उसकी सीढ़ियां बहुत ऊंची थी, बहुत सारे पहरेदार लगे हुए थे। तो इसकी महल, कभी भी क्वेश्चन आए, तुगलक वंश में कभी क्वेश्चन आए कि XYZ कथन किसका है, तो आप लोग इब्न बतूता के साथ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए एमबीटी के बारे में कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसने 200 ग्रेन का एक सोने का सिक्का चलाया था, एक सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है। और इसका नाम क्या मिलता है, इसका नाम मिलता है दिनार, ठीक है। ये ध्यान देंगे 200 ग्रेन का था। इसी में हम लोग एक और फैक्ट क्या मिलती है, इसी का सब प्रोडक्ट हम लोग लिख लेते हैं कि एक इसने 140 ग्रेन का सिक्का चलाया था, 140 ग्रेन, एक इसने 140 ग्रेन का सिक्का चलाया था। इस चीज को ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली क्या था, ये एक चांदी का सिक्का था, ये क्या था, तो यह एक चांदी का सिक्का था। इस चीज को ध्यान देंगे, जो ये चांदी का सिक्का था, इसको बेसिकली इसका जो नाम मिलता है उसका नाम मिलता है अदली। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा अदली क्या था और दिनार क्या था, तो आप लोग फंसेंगे नहीं। कितने ग्रेन का था ये भी आप लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो अदली और दिनार पे भी आप लोग के बीच में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो हम लोग अदली और दिनार क्या है इसको हम लोगों ने देख लिया और इसको हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो अदली और दिनार, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई कि अदली और दिनार क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है इसके बारे में,
इसका जो राजधानी परिवर्तन है, इसके कुछ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ध्यान देंगे, इसका जो राजधानी परिवर्तन है, ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा, आप लोग नोट करते चलेंगे। देखिए मैं अब पूरी तरीके से इस बुक में जो लिखा उससे हट के बता रहा हूं, ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना है। ये बेस बुक मेरे लिए बस ये है कि आप लोग का भी सपोर्ट करेगी, मेरी भी सपोर्ट करेगी, ठीक है, बस ये बात है। ये राजधानी परिवर्तन करता है। राजधानी परिवर्तन करके क्या करेगा कि जो मोहम्मद बिन, तो इसकी राजधानी दिल्ली थी, पहले राजधानी इसकी क्या थी, दिल्ली थी, दिल्ली से हटा के क्या कर देगा, राजधानी दौलताबाद कर देगा, दौलताबाद, एक सेकेंड, दौलताबाद कर देगा। दौलताबाद को ही क्या कहा जाता है, दौलताबाद को ही देवगिरी भी कहा जाता था। तो दौलताबाद कर दिया या देवगिरी कर दिया, कुछ भी आ गया पेपर में, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसके पीछे रीजन कई चीज दिया जाता है। पहला कि जो देवगिरी है वो सेंटर था, ठीक है, इसलिए क्या जाता है, बेसिकली इसका रीजन क्या दिया जाता है, मैं लिख दूं यहाँ पे, इसका कारण मैं यहाँ पे संक्षेप में लिख देता हूं, कारण क्या था। तो इसका जो कारण माना जाता है वो प्रशासनिक सुविधा, क्योंकि ये केंद्रीय था ऐसा माना जाता है, प्रशासनिक सुविधा माना जाता है, ठीक है, इस ध्यान देंगे, प्रशासनिक सुविधा माना जाता है। हालांकि ये असफल प्रयोग था, जीवन में इसने कई सारे असफल प्रयोग किए हैं, ठीक है, एक स्टोरी में बताऊंगा ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की जनता थी, दिल्ली की जनता इसको बहुत गंदी गंदी पत्र लिखती थी, कई सारे पत्र में इसको गालियां दी जाती थी, बहुत घटिया वाली गाली, माँ बहन की गाली दी जाती थी। अब एमबीटी बहुत परेशान हो गया था, गाली अब स्रोत पता नहीं चलता था, ठीक है। अब पूरी दिल्ली की जनता से लिखवा सकता नहीं था कि भाई बताओ कौन लिखा था, आज की तरह टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ये दिल्ली की जनता को सजा देने के लिए क्या किया, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दिया। और अपने तो चूंकि पता था राजा था, घोड़ा से जाएगा, इसको उठा के लोग लेके जाएंगे, और 40 दिन की यात्रा कराता है। ये यात्रा कितने दिन की थी, 40 दिन की यात्रा थी। अब इस 40 दिन की यात्रा में आपको पूरा सामान पैक करके लेके जाना है, ढो के पैदल, आपकी हालत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और जबरदस्ती करता है। एक स्टोरी मिलती है कि इसने जब पूरी दिल्ली खाली हो रही थी तो अपने एक पहरेदार को भेजता कि देखो दिल्ली में कोई रुका तो नहीं है। तो वो देखता है कि दिल्ली में 2 लोग रुके हैं, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। तो वो क्या करता है कि अंधे को मार देता है और लंगड़े को घसीटते हुए लेके जाता है दौलताबाद। समझ गए। तो मतलब इसके कहने का मतलब क्या था कि एन केन प्रकार, किसी भी प्रकार सभी लोग को, दिल्ली वालों को, हमको दौलताबाद लेके जाना है। एक्चुअली ये दिल्ली को उजाड़ना चाहता था। हालांकि 40 दिन की एक यात्रा थी, दौलताबाद पहुंचता है तो दौलताबाद की स्थिति भी बहुत जटिल हो गई। अंततः क्या होता है, यह लोगों को छूट देता है कि जिसको मन करे वो दौलताबाद रुके, जिसको मन करे वो वापस दिल्ली लौट सकता है। इसी कारण कहा जाता है कि राजधानी परिवर्तन इसका एक असफल प्रयोग था। ठीक है, ये 40 दिन जो मैंने स्टोरी बताया ये आपको याद नहीं करना है। स्टोरी अपने अपने दिमाग में रहेगी तो ये रहेगा कि अलाउद्दीन जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने एक राजधानी परिवर्तन किया था, अपने दिमाग में रहेगा ये चीज। अगला हम लोग ध्यान देंगे सांकेतिक मुद्रा का चयन। ठीक है, सेकंड इसका, और जैसे मैंने इसको समझा दिया संक्षेप में, मैं इसको समझा देता हूं। सांकेतिक मुद्रा का चयन, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाना था। मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं इसको बता देता हूं आपको कि सांकेतिक मुद्रा क्या था। एक्चुअली इसके ड्यूरेशन में जो इकोनॉमी थी वो बहुत डंप करेगी, बहुत गिर जाएगी। रिजल्ट ये रहेगा कि ये क्या करेगा, प्रतीक मुद्रा चलाएगा। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी क्या करें, बोले कि 10 रुपए की नोट 20 रुपए की मान्य होगी, या कागज पे मोदी जी कहेंगे कि कागज पे लिख के दे रहा हूं 20 रुपया, तो ये मान्य हो जाएगा कि ये 20 रुपया है। ठीक है, तो ये इसी तरह से सांकेतिक मुद्रा चलाएगा। जैसे ये चांदी के टंका चलाता है, ठीक है, सॉरी, चांदी के टंका के स्थान पे ये कांसा का सिक्का चलाता है, यानी चांदी की जगह पे ये कांसा का सिक्का चलाता है, और कहता है कि जो कांसे का मूल्य होगा वो चांदी के बराबर होगा। मतलब 100 रुपए के सिक्के को मान लेता है कि 200 रुपए के बराबर है। मोदी जी बोलते हैं कि आज से 12 बजे की रात से 100 रुपए के जो सिक्के होंगे मार्केट में आ जाए तो वो 200 रुपए के नोट के बराबर होंगे। ठीक है, कि ये सांकेतिक रूप से उन्होंने बोल दिया कि भैया ये संकेत है, मैंने बोल दिया तो माना जाएगा। तो इसने भी बोल दिया कि चांदी का जो टंका है वो कांसे के नए सिक्के के बराबर होगा। ठीक है, और जो मूल्य होगा उसका दोनों इक्वल होगा। ठीक है, यानी कोई चांदी का टंका दे, कांसे का सिक्का दे, दोनों बात बराबर पड़ गई। अब इसका खूब यूज होगा, लोग घर घर में ऐसा माना जाता है कि टकसाल स्थापित हो गया। ठीक है, कांसे बनने लगे और रिजल्ट ऐसा रहा कि बाजार व्यवस्था बिगड़ गई। ठीक है, क्योंकि भैया जब आपकी मुद्रा प्रणाली आपकी क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपका ट्रेड जो है, व्यापार वाणिज्य जो है वो खत्म सा हो जाएगा। ठीक है, लोग जो असांकेतिक मुद्रा है, यानी जो एक्चुअल मुद्रा है उसका संचय करेंगे, सांकेतिक मुद्रा को नकल के माध्यम, क्योंकि घर घर में जब टकसाल खुल जाएगा तो किसी को सिक्का लेना नहीं है, सब अपना खुद छाप के काम चलाएंगे।
ठीक। तो सांकेतिक मुद्रा किस शासक ने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, और ये भी इसकी व्यवस्था फेल हो गई थी, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद इसने तीसरा क्या चलाया? तीसरा एक इसका असफल प्रयोग है दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, इसको मैं समझा देता हूं आप लोग को कि दोआब में कर वृद्धि क्या थी। आइए हम लोग इसको देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अपने शासनकाल में ये कोशिश करता है कि भैया कि ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व लेने के लिए दोआब क्षेत्र जो कि बेसिकली फर्टाइल एरिया था, वहां से 50% कर में वृद्धि कर देगा। बोलेगा कि उपज का हमको 50% चाहिए। अब सोचिए कि उपज का जो 50% चाहिए, और माना जाता है कि इसके पहले जो टैक्स लिया जाता था उसका कम से कम, कुछ लोग कहते हैं 20 गुना था, कुछ लोग कहते हैं 5 गुना था, ठीक है। तो हम लोग मान के चलेंगे कई गुना था, ठीक है, यानी पहले की तुलना में कई गुना था। तो 50% उपज का ये कर रहने लगा था। दोआब में कर वृद्धि के कारण क्या हुआ कि कृषकों के बीच में असंतोष होगा। कृषकों के बीच में असंतोष होगा तो कृषक क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। कृषक विद्रोह करेंगे तो ये क्या करेगा? कृषि विद्रोह को दबाएगा, ठीक है। तो एक तो ये रिजल्ट निकलता है। हालांकि इसने कई सारे अच्छे काम भी किए हैं। इसने क्या किया है? किसानों को बीज दिया है, बैल दिया है सिंचाई के लिए, और नहरें खुदवाई हैं, ठीक है। कृषक असंतोष को दूर करने की कोशिश किया, ठीक है। और इतिहास का ये पहला शासक है, ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे कि एमबीटी के काल में, मैं यहां पे लिख देता हूं, एमबीटी के काल में कृषि में, याद रखिए, एमबीटी के काल में कृषि में सस्यावर्तन प्रणाली, सस्यावर्तन प्रणाली ध्यान देना है, सस्यावर्तन प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है, लागू की गई थी। और ये ऐसा करने वाला प्रथम शासक था, ठीक है, प्रथम शासक था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे, ये ऐसा करने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इस चीज को दिमाग में एकदम रखना है। अच्छा, इसने एग्रीकल्चर में और सुधार के लिए क्या काम किया था? अमीर एक कोही को नियुक्त किया था, एक मंत्री था, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि दीवाने कोही नाम का एक डिपार्टमेंट था, लाइव में लिख देता हूं। इसने दीवान ए कोही नाम का एक डिपार्टमेंट बनवाया, ठीक है। क्यों? कृषि की उन्नति के लिए एक दीवान ए कोही नाम का डिपार्टमेंट बनाता है, और इसका जो अधिकारी नियुक्त करता है या मंत्री नियुक्त करता है, उसका नाम होता है अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, ठीक है। इसका मंत्री किसको नियुक्त किया जाता है? अमीर ए कोही को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या रहेगा? अब इसका काम क्या था कि राज्य की ओर से कृषकों को सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य जो भूमि है उसका विस्तार करना। इस डिपार्टमेंट का काम क्या था कि कृषकों को डायरेक्टली आर्थिक मदद देना है, ताकि जो कृषि योग्य भूमि है उसका विस्तार हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। कहा जाता है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और ले लीजिए, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट भी है ये, यहां पे मैं लिखता हूं कि इसने ही सर्वप्रथम, यानी एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम अकाल संहिता को तैयार करवाई थी। ध्यान देंगे, अकाल संहिता तैयार करवाई थी, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसने डेवलपमेंट के भी कई सारे काम किया, ऐसा बात नहीं है। हालांकि इसका जो प्रयोग था मैक्सिमम ना, वो फेल होता गया, तो इसके लिए इसको इतिहास के फेल्योर पॉलिसी वाला शासक माना जाता है इसको, ठीक है। और अकाल संहिता तैयार किया, ठीक है। एमबीटी ने अकाल संहिता, अकाल जिसको इंग्लिश वाले होंगे अकाल बेसिकली उसमें बोला जाता है जब खाने पीने की चीजें, यानी प्रोडक्शन आपका एकदम डाउन हो जाए, ठीक है, लोगों के पास खाने पीने की चीजें ना रहे, जैसे उस कंडीशन को कहते हैं अकाल, ठीक है। तो ये तो हो गया। बाकी हम लोग जानते हैं इसके भी टाइम पीरियड में मंगोलों का आक्रमण लगातार चल ही रहा है, तो इसके पास भी मंगोलों का आक्रमण होता है, लेकिन मंगोल आक्रमण इसके ड्यूरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के लिए से। इतिहास में इसके 2 अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 अभियान भी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा किया गया 2 अभियान वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक अभियान है आपका, वो है कराचील अभियान, ठीक है। एक अभियान है आपका
वो है कराचील अभियान। ठीक है, इस चीज को जान देंगे कि एक अभियान इसका क्या है। तो एक अभियान इसका कराचील अभियान है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कराचील अभियान को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और एक इसका अभियान क्या है, मैं उसका एक इसका अभियान खुरासान अभियान है। ठीक है, हाँ, दूसरा खुरासान अभियान है। खुरासान अभियान है। ठीक है, ये दो अभियान इसके वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट जो इसमें ये देखेंगे कराचील अभियान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखेंगे कराचील अभियान क्या है। कराचील बेसिकली जो लोकेशन है वो हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र में है, ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, कुमायूं जिले वाला ये एरिया है, हिमाचल प्रदेश के कुमायूं जिले का ये क्षेत्र है। एक्चुअली होता क्या था कि जितने भी इसके विद्रोही होते थे, किसके, एमबीटी के, वो यहाँ पे विद्रोह करके यही हिमालय की पहाड़ियों में छिप जाते थे, और यहाँ पे इसका डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था, तो विद्रोहियों को यहाँ पे सरल स्थली मिलाते थे। तो विद्रोहियों की इस सरल स्थली को तोड़ने के लिए इसने कराचील अभियान किया था। इसके एक और फायदा था कि इसकी सीमा का विस्तार उत्तरी हिमालय तक हो गया। ठीक है, उत्तरी सीमा यानी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आगे पर्वत हुआ था तो उत्तरी सीमा इसकी सुरक्षित हो गई, क्योंकि अब इसकी जो बॉर्डर हो जाएगा वो हिमालय हो जाएगा, तो उत्तरी सीमा इसकी सुरक्षित हो जाएगी। इसके कुछ बेनिफिट्स थे, और इसके विद्रोहियों को जो छिपने का जगह था वो भी खत्म हो जाएगा। तो कराचील अभियान बेसिकली इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब खुरासान अभियान को देख लेते हैं। तो कहा जाता है खुरासान अभियान में इसने लाखों, मतलब लगभग 4 लाख के करीब में सैनिकों को भेजा था यहाँ पे। ठीक है, खुरासान अभियान में यहाँ पे नंबर ऑफ जो सैनिक थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हालांकि इसका कुछ बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं है, तो हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग रखेंगे ये खुरासान अभियान अपने दिमाग में रखना है कि जब मंगोलों के पतन हो गए थे। ठीक है, तो इसने जब मंगोल का पतन किया, तो मंगोल के पतन के पश्चात मध्य एशिया में क्या होगा कि एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न होगी, एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होगी। उसी राजनीतिक शून्यता की स्थिति का ये फायदा उठाना चाहेगा, वहां पे राज करना चाहेगा, शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहेगा एमबीटी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। बेसिकली खुरासान अभियान मध्य एशिया का एक क्षेत्र है। ठीक है, मंगोलों का एक क्षेत्र था। तो ये बेसिकली इसके दो इंपॉर्टेंट अभियान थे जो हम लोग को देख लेना है। अच्छा, हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, इसी के टाइम पीरियड में देखेंगे कि तुगलक काल ऊपर जाएगा, यानी टॉप पे जाएगा, और इसी के ड्यूरेशन में पतन भी होगा। जैसे हम लोग ध्यान देंगे कि सल्तनत काल में कुछ क्षेत्रों में विद्रोह होते हैं। एक्चुअली इसको क्या होता है, इसको पागल कहा जाता है, जिसे रक्त पिपासु भी बोला जाता है। देखेंगे लगातार ये लड़ाइयाँ कर रहा है। ठीक है, लगातार लड़ाई कर रहा है, लगातार लड़ाई कर रहा है, बीच में कहीं रुक नहीं रहा है। ठीक है, इतनी लड़ाई, क्योंकि अब देखिए लगातार, जैसे इसके मैं कुछ अभियान ऐसे बता दूं, जैसे इसने 2 अभियान तो आप लोग देख लिए कि कराचील अभियान किया, खुरासान अभियान किया, ये तो 2 इसके अभियान है जो हम लोग इंपॉर्टेंट मांगे। इसने एक नागरकोट का अभियान किया था, जैसे सबसे पहले इसने खुरासान अभियान किया, फिर नागरकोट का अभियान किया, फिर इसने कराचील अभियान किया। यहीं तक नहीं रुका, दक्षिण भारत में भी अभियान किया। ठीक है, तो दक्षिण भारत में अभियान करने वाले अगर शासकों के नाम पूछेगा, उसमें अगर इसका नाम रहेगा तो आप लोग को मानना है कि दक्षिण में भी अभियान किया। रिजल्ट क्या कह रहा हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब है कि लगातार युद्धों में उलझा रहा, लगातार युद्धों में उलझे रहने के कारण क्या हुआ कि ये कंट्रोल, मतलब जो एक शासन व्यवस्था का कंट्रोल होता है वो खोता चला गया। यही रीजन है कि इसके टाइम पीरियड में क्या होगा, इसके टाइम पीरियड में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं। सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह इसी के ड्यूरेशन में होते हैं। ध्यान देंगे, सर्वाधिक विद्रोह, सर्वाधिक विद्रोह। अब जाहिर सी बात है, कोई राज्य विद्रोह करेगा तो क्या करेगा, खुद को सल्तनत से अलग करेगा। फॉर एग्जाम्पल मदुरई, एक सेकंड। ठीक है, इसी के ड्यूरेशन में क्या होता है, मैं कुछ नाम लिख देता हूं। मदुरई वर्ष 1334 में, आपको ईयर नहीं याद करना है। उसके बाद से विजयनगर, विजयनगर वर्ष 36 में, 1336 में। ठीक, इसके 10 वर्ष पश्चात बहमनी राज्य, यानी लगभग 1346 में बहमनी राज्य। उसके बाद से हालांकि हम लोग देखेंगे तो इसके पहले क्या है कि बंगाल भी विद्रोह कर चुका था, तो मैं बंगाल लिख देता हूं। ठीक है, बंगाल 1338 का टाइम पीरियड था बंगाल। ये सभी खुद को स्वतंत्र घोषित कर देंगे इसके ड्यूरेशन में। तो अगर क्वेश्चन आता था कि एमबीटी के ड्यूरेशन में किस क्षेत्र के लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो ध्यान देंगे ये 4 नाम अपने दिमाग में रखना है। ऑप्शन में रहेगा तो टिक मारना है, मदुरई, विजयनगर, बंगाल और बहमनी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ये पीडीएफ में आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना है, पीडीएफ मेरी जिम्मेदारी है देने की, दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक है। अब एक चीज ध्यान देंगे, मोहम्मद बिन तुगलक लगातार युद्धों में फंसे रहने के कारण क्या कहता है कि मेरा साम्राज्य, इसने खुद कहा है
ये लगातार क्या कर रहा है, अभियान कर रहा है, इसके जो विरोधी इससे अलग हो रहे हैं उनके खिलाफ अभियान कर रहा है। तो ये कहता है कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और इसका कोई उपचार ठीक से नहीं कर सकता, क्योंकि ये लगातार युद्ध में फंसा था। तो इस हताशा में ये बात कहता है कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, यह किसी उपचार से ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार वैद्य सर दर्द ठीक करता है, ध्यान देंगे, ये कहता है कि वैद्य जो होता है वो सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और अगर बुखार ठीक करता है तो सर दर्द मतलब कुछ और हो जाता है समथिंग। मतलब इसके कहने वाला था कि मैं एक बीमारी यानी एक युद्ध को, एक जगह की समस्या को का निदान करता हूं, तब तक दूसरी जगह समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहां की समस्या का इलाज करता हूं तो अगली समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो लगातार युद्धों में फंसे रहने के कारण ये लगातार हताशा का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देता है कि अगर सपोज कि कोई वैद्य है वो सरदर्द का इलाज कर रहा है तो बुखार हो जाता है, बीमारी हो जाती है। जब बीमारी बुखार का इलाज करेगा तो कोई और चीज हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कहता है जिस प्रकार इसी तरह मतलब एक एग्जाम्पल सेट करके वो खुद की हताशा को जाहिर करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाएगा तो ध्यान देंगे ये स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक का है। ठीक है, इतिहास का ये एक ऐसा शासक है, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्लॉक में, जिसने होली के त्योहार में भाग लिया। होली के त्योहार में भाग लिया, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इतिहास का एक ऐसा शासक है जिसने होली के त्योहार में भाग लिया। इसको मैं ब्लॉक कर देता हूं, इस चीज को जान देंगे, इंपॉर्टेंट है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मैं संक्षेप में फिर से एक बार में इसको दोहरा देता हूं। तो इसका नाम जोना का था, इसका मूल नाम। इसने दिनार एवं अदली प्रकार के 2 सिक्के चलाए थे। दिनार 200 ग्रेन का था, अदली 140 ग्रेन का था। दिनार सोने का सिक्का था, ध्यान देंगे, दिनार सोने का सिक्का था। चांदी का सिक्का क्या था, अदली था। राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है। कारण यह बताता है इसका प्रशासनिक सुविधा। सांकेतिक मुद्रा का चलन कराता है, ध्यान देंगे। दोआब क्षेत्र में करों की वृद्धि करता है जो कि 50% होती है। सस्यावर्तन प्रणाली को लागू करने वाला पहला शासक है। अकाल संहिता को लागू करने वाला पहला शासक है। इसने एग्रीकल्चर की उन्नति के लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने को ही, जिसका जो अधिकारी होता था उसका नाम था अमीर को ही। इसकी कुछ अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कराचील अभियान, खुरासान अभियान। कराचील अभियान हम लोग देख लिए क्यों किया था, ठीक है। खुरासान अभियान क्यों किया था ये भी हम लोग देख लिए। सर्वाधिक विद्रोह इसी के टाइम पीरियड में हुए, कौन कौन से राज्य क्षेत्र इसके ड्यूरेशन में अलग हो गए, उनके बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। और ये होली में पार्टिसिपेट करने वाला एक शासक है, इस चीज को हम लोग दिमाग में रखेंगे। तो ये तो था बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। हम लोग देख लेते हैं घटना चक्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या बता रही है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने और कोई के बारे में हम लोग देख लिया कि इसने दीवाने और कोई की स्थापना की है। कृषि में उन्नति इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देता था, मैंने पहले बता दिया कि बैल, हल और जो सिंचाई वगैरह है उसकी व्यवस्था करता था, ठीक है। कर अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना। तो बेसिकली अब देखेंगे कि डिपार्टमेंट ही इसने एक बनाया था कि जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाए। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो हम लोगों ने पढ़ नहीं लिया है। राजधानी परिवर्तन की पूरी चीज हम लोग देख लिए, ठीक है। इब्न बतूता का कथन है कि दिल्ली के नागरिकों को इसने दंड देना। तो एक्चुअली मैं ये बता दिया हूं कि इसका उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को दंड देना ही था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि ये कथन इब्न बतूता का है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखा था स्टार, ये चीज एक नया मिला, ठीक है। अब क्या है कि एक के निजामी है, उनका कथन है कि देवगिरी का नाम दौलताबाद किसी ने रखा था। तो देवगिरी और दौलताबाद दोनों एक ही है, और ये इंपॉर्टेंट कथन नहीं है, ठीक है। इसको काट भी दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसको देख लेंगे। सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द, ठीक है। कर कि अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, बेसिकली जो राजत्व सिद्धांत है उसके तहत ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने नहीं पढ़ाया है, इसको एक स्टार बना लीजिए और इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि किसके सिक्के पे अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह वर्ड मिलता है, तो एमबीटी के सिक्कों पे मिलता है, दिमाग में रखना है। आगे कह रहा है कि इसने 16 सिक्के चलाते जिसका नाम दिनार था, ठीक है। बर्नी के अनुसार 5 मुख्य इसकी योजनाएं थी। दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि हम लोगों ने पढ़ दिया, इसको तो पूरा ठीक से पढ़ दिया, ठीक है। ये पांचों चीज तो मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, और ये यहां पे एक शब्द एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। अब लोग समझ सकते होंगे कि क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है। दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तनत है जिसने होली के त्योहार में भाग लिया, मैंने पहले बता दिया। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया, मैंने ये चीज नहीं बताया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गैर तुर्कों को भी इसने जो है कि पदों पर नियुक्त किया, यानी अपने सल्तनत में बेसिकली इसको जगह दिया है, ठीक है। जिसकी आलोचना करता है, मतलब बर्नी इसकी आलोचना करता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है।
बदायूनी का कथन है कि सुल्तान को अपनी उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। एक्चुअली हो क्या रहा था कि ये बहुत कष्टकारी, इसके सारे निर्णय ऐसे होते थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मेंस में भी आ सकता है स्टेटमेंट, इस चीज को ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप देखेंगे जितना ये प्रयोग करेगा, राजधानी प्रयोग करेगा, तो राजधानी प्रयोग का जो इसने प्रयोग करता है उसका कष्ट किसको मिलता है? पब्लिक को मिलता है। तुम तो सोच रहे बैठ के गए पालकी पे, लेकिन पैदल कौन चला 40 दिनों तक? पब्लिक चली। तो इसी के लिए कहा जाता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, क्योंकि ये भी बड़ा दुख था कि प्रजा इसको गाली दे रही थी, ऐसा माना जाता है कि चिट्ठी लिख लिख के इसको गालियां मिलती थी। तो कहा जाता है कि इसके मरने के कारण कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, जब इसकी मृत्यु हो गई तो बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, दोनों को एक दूसरे से मिल गई, दोनों एक दूसरे से परेशान थे, ठीक है। अब ये सारे फैक्ट्स थे तो हम लोगों ने देख लिया। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज मिला, एक तो बदायूनी का ये स्टेटमेंट मिल गया हम लोग को, ठीक है, और कुछ मिला फैक्ट इंपॉर्टेंट, एक ये मिल गया कि किसके सिक्के पे अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अकबर मिलता है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने नहीं पढ़ाया था। कॉन्सेप्चुअली मैंने जितना बेहतरीन समझाया यहाँ पे नहीं समझाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और देख लेता हूँ मैं कि कुछ भी मेरा माना छूटे ना। यहाँ पे गोल गुंबद के बारे में लिखा गया है, ये छूट रहा था तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है, ठीक है। गोल गुंबद क्या है? बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मकबरा है, अब एग्जाम में आ रहा है तो नो डाउट कि विशालतम होगा, ठीक है। कह रहा है कि विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसकी जो आकृति है वो एक प्याले की बात है, बाहर से कैसी दिखती है? प्याले की बात दिखती है। कह रहा है कि प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था की गई है। तो अपने दिमाग में क्या रखना है इस पूरे गोल गुंबद में? पहले चीज ये रखना है कि मोहम्मद आदिल शाह से इसका संबंध है, ठीक है। इसका जो आकार है वो प्याले की बात है, इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था की गई। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है, गोल गुंबद के बारे में। ये यहां पे छूट रहा था तो मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट चीज को देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को। तो मैं क्या करता हूँ, फिरोज शाह तुगलक को भी मैं इसी लहजे में खत्म करता हूँ जैसा मैं खत्म कर रहा हूँ। मेरे देखिए खत्म करने का पर्पज ये है कि अलग से भी क्वेश्चन आना तो आप लोग सॉल्व कर सके, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी भी अटेम्प्ट करेंगे। तो एक मेरा वो है कि हमेशा आपके काम आ जाए ये क्लासेस। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक को मैं लिखता हूँ FST, आप लोग अपने में डाल लीजिएगा हेडिंग फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FST अर्थात फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। एक सेकेंड, इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। देखिए, दिल्ली का ये एक ऐसा, दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। अब ध्यान देंगे, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। दो बार राज्याभिषेक हुआ है, एक तो इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि 2 बार राज्याभिषेक क्यों हुआ। एक्चुअली एक बार क्या होता है कि जब MBT की मृत्यु हो जाती है तो इसको गद्दी मिल जाती है, लेकिन इसका एक वजीर था, इसके वजीर का नाम था ख्वाजा ए जहां। मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, इसके वजीर का नाम ख्वाजा ए जहां, ठीक है। अब देखिए यहीं पे इसकी कमी भी दिखेगी। तो ख्वाजा ए जहां क्या था, ये बेसिकली वजीर था। ये क्या करेगा कि MBT के एक बच्चे को पकड़ेगा और उसको दिल्ली के सुल्तान बना देगा, बैठा देगा, कहेगा ये दिल्ली का सुल्तान है, और कहेगा ये क्यों, प्रूफ देगा, कहेगा ये MBT का वंशज है। लेकिन होता क्या है, राज दरबार के लोग ऐसा नहीं मानते हैं, और ये एक षड्यंत्र था ख्वाजा ए जहां का, ताकि अगर वो अपने पसंद के लोग को सुल्तान बना देगा तो उसको इंपॉर्टेंट पदवी मिल जाएगी और बाद में उसको 6 इंच छोटा करके खुद सुल्तान बन जाएगा। तो इसके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाता है। अब क्या होगा भाई, सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र है तो सुप्रीम कोर्ट तो जाओगे नहीं कि हाई कोर्ट गए, लोअर कोर्ट गए, जिला कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ पे तो सुल्तान तुरंत 6 इंच छोटा करेगा, ठीक है। पता चला कि धड़ वहीं पड़ा है और सर कहीं और छटक के गया, ठीक है। तो अब इसको लग जाता है भाई अब तो हमको गला गया मेरा, तो ये भाग जाएगा। तो क्या होगा कि समय के साथ इसको पकड़ लिया जाएगा, पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जब FST से मिलता है तो इसको रिहाई दे देगा, छोड़ देगा, बोलेगा भाई मानवीय स्वभाव है, लालच आ जाती है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, इसको क्षमा दान दे देगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। इसको क्या करता है बाद में
एफएसटी क्षमादान दे देता है। इससे आपको एफएसटी का स्वभाव कैसा था इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब ध्यान देंगे, कहा जाता है एफएसटी के बारे में, इसके बारे में क्या कहा जाता है, एक फैक्ट बोली जाती है कि इसको कांटों का ताज मिला था। ठीक है, इसके बारे में एक चीज बोली जाती है कि इसको कांटों का ताज मिला था। मैं इस चीज को दूसरी पेज से लिख देता हूं, कांटों का ताज। कहा जाता है कि एफएसटी को जो सिंहासन मिला था, जो ताजपोश मिला था, वो कांटों का ताज था। कांटों का ताज था क्या मतलब, क्या कि चुनौतियां उसमें बहुत थी, चैलेंजेस बहुत थे। जैसे ठीक है, क्या था कि इस वक्त एमबीटी के ड्यूरेशन में क्या है, किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी, यानी किसानों में ऋणग्रस्तता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। साम्राज्य के विघटन की समस्या, आप देखेंगे कि मदुरई, विजयनगर, बंगाल, बहमनी पहले ही अलग हो गए हैं, अब जो अदर चुटपुट बचे हैं वो भी अलग हो रहे हैं। तो साम्राज्य विघटन की समस्या से ये जूझ रहा था। राज्य का खजाना खाली हो गया था क्योंकि इसकी जितनी पॉलिसीज थी सब फिर, क्यों, क्योंकि एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा चलन हुआ था, सांकेतिक मुद्रा चलन ने पूरी की पूरी बाजार व्यवस्था को ही खराब कर दिया। तो राज्य का खजाना क्या था, खाली हो गया था। अमीर वर्ग इससे काफी असंतोष था। ठीक है, अमीर वर्गों में भी इससे काफी असंतोष था, एमबीटी के ड्यूरेशन से असंतोष था। तो हालांकि ये अमीर वर्गों के जो असंतोष था उसको दूर करने के लिए क्या करेगा, बोलेगा भैया अमीर वर्ग का पद कर देगा वंशानुगत। अब भाई जाहिर सी बात है, किसी बाप को भी लगेगा कि भैया मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटे को पता रहेगा उसको कि उसका बेटा क्या बनेगा। ठीक है, तो बाप को अगर ये पता चला कि मेरा बेटा क्या बनेगा तो वो खुश हो जाता है, विरोध नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आज ही देखिए कई सारे ऐसे मंत्री दूसरे पार्टी में इसलिए शामिल हो जा रहे हैं क्योंकि उनके बेटों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पता चला है कि ये इसी असंतोष को कम करने के लिए क्या करेगा एफएसटी, कि अमीरों का पद वंशानुगत बना देगा। ठीक है, अब देखिए, अब यानी होता क्या है कि एमबीटी की जो गलत नीतियां थी वो उसको ये भरेगा, यानी किसानों में असंतोष है, सेना विघटन की समस्या है, यानी सहायकों की कमी हो जाएगी, खजाना यानी आर्थिक रूप से कमजोरी है, सैनिक क्षति है। ठीक है, तो कई से धार्मिक क्षति ये होती है कि उलेमा भी असंतोष में रहते हैं, क्योंकि एमबीटी इसके कारण क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के क्या कारण क्या है कि उलेमाओं में असंतोष था, उसका नुकसान एफएसटी पाएगा। अब समझ रहे हैं, इतनी सारी नुकसान के साथ इतने लोग यानी सब असंतोष में है, सैनिक, किसान, जवान सब असंतोष में है। अब इस असंतोष के बीच में इसकी ताजपोशी होगी। अब क्या होगा, जो किसान का असंतोष है उनको कैसे कम करेगा, भाई करना तो करना ही है। तो ये पहला काम क्या करेगा, एक तो राज्य का खजाना खाली है, इस कीवर्ड को आपको फोकस करना है कि राज्य का खजाना क्या है, खाली है, और किसानों में असंतोष है। दो अलग बात आपको दिखेगी, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। इसके ड्यूरेशन में क्या है, एक तो राज्य का खजाना खाली है, ठीक है, और दूसरी बात इसके ड्यूरेशन में क्या आ रही है, दूसरी बात जो इसके ड्यूरेशन में आ रही है वो ये आ रही है कि किसानों में असंतोष है, यानी क्यों, ऋणग्रस्तता, यानी हम लोग कह सकते हैं किसानों में ऋणग्रस्तता है। अब समझिए राज्य का खजाना कैसे बढ़ेगा, अगर हम लोग किसानों पे राजस्व बढ़ा दें, किसानों में राजस्व बढ़ा देंगे तो किसानों में असंतोष और बढ़ जाएगा और वो विद्रोह कर देंगे, तो वो किसानों का राजस्व बढ़ा नहीं सकता है। राज्य का खजाना अगर भरेगा नहीं तो जो अन्य कल्याणकारी कार्य हैं, युद्ध वगैरह है, वो नहीं संपन्न हो पाएगा। अब द्वंद्व देखिए, तो वो क्या करेगा, किसानों को कर मुक्त कर देगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे, किसानों को क्या करेगा, कर मुक्त कर देगा, कर मुक्त नहीं ऋण मुक्त कर देगा। बोलेगा चलो जिनका महालेखाकार को अपने बुलाएगा, बोलेगा एक काम करो, जो इनसे संबंधित रजिस्टर है उसको रद्द कर दो, फाड़ के फेंक दो। ठीक है, किसान क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट कहां पड़ेगा, राज्य के खजाने पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव कदम, एक निगेटिव, क्योंकि एक चीज के साथ तो नाइंसाफी होगी। ठीक है, अब साम्राज्य विघटन की समस्या थी, साम्राज्य विघटन की समस्या थी तो इसको सेना चाहिए। ठीक है, सेना, वो सेना जो सपोर्टिव हो, तो चूंकि सेना भी वो सपोर्टिव थी नहीं, तो इसको भी लगा भैया साम्राज्य विस्तारित कोई अभियान मत करो, एक तो सेना सपोर्टिव नहीं, अभी कहीं हार जाएंगे तो पता चला निपट गए। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि इसने एकदम अभियान नहीं किया, इतिहास का ये ध्यान देंगे, इतिहास में ये कट्टर मुस्लिम के तौर पर जाना जाता है। इसके ड्यूरेशन में एक बात क्या बोली जाती है कि इसके ड्यूरेशन में इसने कुछ नहीं किया, लेकिन धार्मिक कट्टरता को वृद्धि दिया। ठीक है, धार्मिक कट्टरता को। ठीक है, जब इसके ऊपर समस्याएं इतनी थी तो ये लोग विरोध ना करें, इसलिए धर्म का सहारा लेगा। ध्यान देंगे, इसके ड्यूरेशन में धार्मिक कट्टरता में वृद्धि होगी, धार्मिक कट्टरता में वृद्धि होगी। अब धार्मिक कट्टरता में वृद्धि किस प्रकार होगी आपको बताते हैं। देखिए कई सारी इसकी पॉलिसीज में बता दो, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, प्री में आ सकती है, तो मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूं। पहली बात क्या होती है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया लगाएगा।
अगला इसका कदम क्या होगा? दो मंदिर, जगन्नाथ और ज्वालामुखी, इन दो मंदिरों को क्या करेगा? लूटेगा, नुकसान पहुंचाएगा। यहां तक कि ध्यान दीजिए, ज्वालामुखी मंदिर के बारे में चर्चा क्या मिलती है? फरिश्ता कहता है ज्वालामुखी मंदिर के बारे में, फरिश्ता के लेख से मिलता है कि इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को ना केवल तोड़ा, उनके टुकड़ों में, उन मूर्तियों के टुकड़ों में गाय का मांस सान देता है और उसकी मतलब समझ गए ना कि इतनी बुरी हाल करता है, मतलब सीधे रिलीजियस से छेड़छाड़ करता है, इसी को ध्यान देगा। और उसको क्या करेगा? उससे माला बनवाएगा, ठीक है, और उस माले को क्या करेगा कि ब्राह्मणों के गले में लटकवा देगा। तो इतनी कट्टरता बढ़ेगी इसके ड्यूरेशन में, आप समझ जाइए। अगला ध्यान देंगे, इसकी और भी क्या कट्टरता थी, इसकी एक आध कट्टरता का मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है। जैसे एक ये मिलता है कि जो बेसिकली जो भी इसकी पॉलिसीज थी, ठीक है, वो शरीयत के अनुसार चलेंगे। तो ये भी धार्मिक कट्टरता का ही एग्जांपल है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि सारे नियम कानून इसके जो उसके नियम कानून रहेंगे वो शरीयत के अनुसार चलेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं, शरीयत के अनुसार। नियम कानून से क्या होंगे? शरीयत के अनुसार चलेंगे। मैं इसका एग्जांपल दूंगा आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए होता क्या है कि जब ये आएगा एफएसटी, जब शासन में आएगा, तो जब एफएसटी क्या होता है कि शासन में आता है तो क्या होता है कि 23 प्रकार के करते हैं, और यही इसका लोक कल्याणकारी कार्य भी माना जाता है। दोनों बातें यहां पे, ठीक है। तो 23 प्रकार के कर विद्यमान थे, 23 प्रकार के कर विद्यमान थे। इन करों का भार पब्लिक के ऊपर था ही था। ये कर, इनमें से कई सारे कर ऐसे थे जो कि शरीयत के नियम के अनुरूप भी नहीं थे। ध्यान देंगे तो पहला इसका अच्छा काम क्या होता है कि ये सभी करों को क्या करेगा, ठीक है, हटा देगा। इस सभी करों को हटा देगा और केवल 4 प्रकार के करों को रखेगा, 4 प्रकार के करों को रखेगा। तो एक तो पॉजिटिव बात है भैया कि तुम मैक्सिमम टैक्सेशन हरा के केवल 4 प्रकार के कर रखोगे। लेकिन ये जो 4 प्रकार के कर है ना, उनका नाम सुनिए। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये 4 प्रकार के कर रखेगा, ठीक है। और हमको पता है कि चारों प्रकार के कर किसके अनुकूल थे? ये चारों प्रकार के कर किसके अनुकूल थे? शरीयत के अनुकूल थे, ठीक है। ये चारों प्रकार के कर किसके अनुकूल थे? शरीयत के अनुकूल थे। तो इनडायरेक्टली फिर क्या हुआ? फिर इसने धार्मिक कट्टरता में वृद्धि कर दी कि नहीं कर दी, ठीक है। और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। हमको पता है कि एक घटना क्या हुई थी, एक घटना हुई थी शायद मोहम्मद बिन तुगलक के ड्यूरेशन में, ठीक है, शायद नहीं, मैं कंफर्म हूं कि एमबीटी के ड्यूरेशन में ये घटना हुई थी। अब देखिए वो घटना क्या हुई थी उसको मैं बता रहा हूं। एमबीटी के ड्यूरेशन में, ये मोहम्मद बिन तुगलक के ड्यूरेशन में घटना हुई थी खुम्स को लेकर। ध्यान देंगे, खुम्स को लेकर, खुम्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ठीक है, खुम्स को मैं हाईलाइट कर लिया हूं। अब मैं बताता हूं एक्चुअली होता क्या था कि खुम्स एक लूट का कर था। ध्यान देंगे, खुम्स एक क्या था? लूट का कर था, यानी हम लोग कह सकते हैं लूट पर कर था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि राज्य का हिस्सा केवल 1/5 होता था। ये 2 भाग में होता था, 1/5 प्लस 4/5। जो इसमें 1/5 होता था वो राज्य का हिस्सा होता था। 1/5 राज्य का हिस्सा होता था। इसको ब्लॉक कर देता हूं, ध्यान देंगे, या इसको हटा देता हूं। 1/5 दिमाग में रखता हूं, मैं ब्रैकेट डाल देता हूं कि राज्य का हिस्सा था। और 4/5 जो होता था, ये जिन सैनिकों की मदद से लूटा गया है उन सैनिकों का हिस्सा होता था, सैनिकों का हिस्सा होता था। लेकिन मैं अभी पढ़ा चुका हूं आप लोग को, सैनिकों का हिस्सा होता था। एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के काल में क्या होगा? एमबीटी के काल में क्या होगा? इसको उल्टा कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा? उल्टा किया जाएगा, ठीक है, उल्टा किया जाएगा। अब उल्टा हो जाएगा अर्थात क्या किया जाएगा कि राज्य के हिस्से को, ध्यान देंगे, राज्य के हिस्से को 4/5 कर दिया जाएगा। ध्यान देंगे, राज्य के हिस्से को क्या किया जाएगा? 4/5 कर दिया जाएगा।
और जो सैनिकों का हिस्सा है उसको करके 1/5 कर दिया जाएगा। ये एमबीटी की है, मोहम्मद बिन तुगलक के ड्यूरेशन होता है। और कहा जाता है कि शरीयत का जो ये रूल था ना, ये रूल था, ये शरीयत की अनुकूल था, ये अनुकूल था, मैं अनुकूल लिख देता हूं, अर्थात शरीयत की अनुकूल था। लेकिन एमबीटी ने जब इसमें चेंज किया, इसी से क्या होता है कि उलेमा वगैरह नाराज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जब ये रूल बन गया तो इस शरीयत के प्रतिकूल हो गया। लेकिन जब फिर आएगा तो फिर इसको शरीयत के अनुकूल बना देगा, अर्थात एमबीटी की व्यवस्था को एफएसटी क्या करेगा, फिरोज शाह तुगलक एफएसटी पुरानी व्यवस्था की पुनर्बहाली करेगा, ठीक है, पुरानी व्यवस्था की पुनर्बहाली करेगा। तो ये आप समझ के होंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसको कहानी मत समझिएगा आप लोग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, कुछ और भी चीजें आप लोग को बता देता हूं। आइए, इसके एफएसटी ने क्या किया था, बेसिकली फिरोज शाह तुगलक ने एक अद्धा नाम का एक सिक्का चलाया था, ध्यान देंगे, ठीक है, एक अद्धा नाम का सिक्का चलाया था, और इसने एक बिख नाम का सिक्का चलाया था। 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये दोनों सिक्के क्या थे, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये दोनों सिक्के मिश्रित धातु के सिक्के थे, मिश्रित धातु के सिक्के थे, मिश्रित धातु के सिक्के थे, अर्थात चांदी के सिक्के थे प्लस तांबा के सिक्के थे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब एक चीज ध्यान देना है, अच्छा एक चीज तो ये हो गया कि चांदी एवं इसका सिक्का चलाया था। अब ये ध्यान देंगे, जो अद्धा था, ठीक है, जो इसमें बिक था, ये 1/4 जीतल के बराबर होता था, 1/4 जीतल के बराबर होता था, ठीक है, और ये जो था ये 6 जीतल के बराबर होता था, ठीक है, ध्यान देंगे, ये 6 जीतल के बराबर होता था। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन, जो इसकी सिंचाई का विकास है एफएसटी का, वो पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो पेपर में हम लोग सॉरी, ये क्या था भैया, क्यों यार चार्ज क्यों हो रहा है, ठीक है, बस 1 सेकंड टाइम देंगे आप लोग थोड़ा सा। मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, बस मुझे 1 सेकंड टाइम देंगे, बस मुझे थोड़ी अपनी आईपैड में कुछ दिक्कत आ गई है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके सिंचाई व्यवस्था के बारे में ध्यान देंगे, ठीक है, जो इसकी सिंचाई व्यवस्था थी उसको ध्यान देंगे। तो और जिसकी नहर सिंचाई का विकास इसने किया था, तो नहर सिंचाई का ये क्या करेगा, विकास करेगा। तो एक चीज आप ध्यान देंगे, नहर सिंचाई का विकास करेगा। अगला हम लोग का पॉइंट है नहर सिंचाई का विकास, नहर सिंचाई का विकास, ये अगला पॉइंट है। इसके ड्यूरेशन में ध्यान देंगे, 2 नहरों का निर्माण किया गया था, 2 नहर इसने निकलवाए थे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक यमुना से और एक सतलज से। इस चीज को ध्यान देना है, एक यमुना से एक सतलज से इसने नहरों का निर्माण करवाया था। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे, थोड़े से इसके कुछ लोक कल्याणकारी कार्य देख लेते हैं, और इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा। लोक कल्याणकारी कार्य, इसके कुछ लोक कल्याणकारी कार्य देख लेते हैं, ठीक है। इसने जो नहर का विकास किया था वो 2 नदी से किया था, यमुना और सतलज थे, यमुना से और सतलज से, ठीक है, यमुना और सतलज से। लोक कल्याणकारी कार्य हम लोग देखेंगे इसको। तो जो इसके लोक कल्याणकारी कार्य देखेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, तो इसमें पहले देखेंगे दीवान खैरात देखेंगे, दीवान ए खैरात देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को दिमाग में बस ये चीज़ रखनी है, समझाऊंगा मैं। दीवान खैरात देखेंगे इसमें हम लोग। अगला इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो अगला इसमें हम देखेंगे रोजगार ब्यूरो के बारे में देखेंगे,
रोजगार ब्यूरो के बारे में देखेंगे। अगला इसमें हम लोग दारुल सफ़ा को देखेंगे, ठीक है, दारुल सफ़ा को देखेंगे, ठीक है, दारुल सफ़ा को देखेंगे। अगला हम लोग इसमें क्या देखेंगे, दीवाने इस्तिहाक देख लेंगे, ध्यान देंगे, दीवान ए इस्तिहाक देख लेंगे, ठीक है, ये देख लेंगे। और पांचवा इसमें हम लोग क्या देख लेंगे, दासों के लिए जो इसका कार्य है, दासों के लिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला हम देखेंगे दीवान खैरात क्या था, ध्यान देंगे। तो दीवान खैरात बेसिकली ये था कि मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए दीवान खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की गई थी, ध्यान देंगे। इस विभाग के माध्यम से क्या है, बेसिकली ये विभाग मुस्लिम गरीबों से संबंधित था, ठीक है, मुस्लिम गरीबों से संबंधित था, मुस्लिम गरीब से संबंधित था। एक चीज ध्यान देंगे, अब ये चूंकि मुस्लिम गरीब से संबंधित था तो होता क्या था कि जो इनकी पुत्रियां होती थी उनकी शादी के लिए इसके माध्यम से धन दिया जाता था। खैरात मतलब होता है खैरात दिया जाना, ठीक है। तो दीवाने खैरात हम लोग समझ गए। रोजगार ब्यूरो क्या था, तो रोजगार ब्यूरो बेसिकली जो मुस्लिम, देखिए ये भी पॉलिसीज, क्योंकि ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देगा तो ये भी पॉलिसीज की क्या है, मुस्लिम धर्म से ही संबंधित है। तो धार्मिक कट्टरता को चूंकि ये बढ़ावा देता था तो इसने जो रोजगार ब्यूरो चलाया था वो बेसिकली जो मुस्लिम बेरोजगार थे उनके कल्याण के लिए चलाया था, ठीक है, उनको जॉब्स ऑफर करता था। दारुल सफ़ा क्या था, दारुल सफ़ा बेसिकली एक राजकीय अस्पताल था। ये क्या था, राजकीय अस्पताल था, ठीक है, राजकीय अस्पताल था। इसमें भी मुस्लिमों को ही तवज्जो दिया जाता था, इसी को ध्यान देंगे। अब दीवाने इस्तिहाक क्या था, तो दीवाने इस्तिहाक वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की गई थी इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये वृद्धा पेंशन से संबंधित था, इसी को ध्यान देंगे, वृद्धा पेंशन। तो वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की गई थी और इसके लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बना दिया जाता था जिसका नाम था दीवाने इस्तिहाक। दासों के जिसके काम है, इसके ड्यूरेशन में थोड़ा दासों पे की स्थिति अच्छी हुई, जैसे इसने दासों की जो निर्यात थी उसमें प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इसके ड्यूरेशन में इसी के कारण देखेंगे कि जो दासों की संख्या थी वो 1,80,000 के करीब में थी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान ये देना है कि इसने दासों की निर्यात में पाबंदी लगाई थी। दासों की देखभाल के लिए एक इसने विभाग ही बना दिया था और उसकी अधिकारी नियुक्त किए थे। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में दासों की निर्यात में पाबंदी लगाई गई और उसकी देखभाल के लिए एक विभाग की स्थापना की गई। तो ध्यान देंगे वो होगा आपका, कौन होगा, वो आपका एफएसटी होगा, इस चीज को ध्यान देना है, वो आपका फिरोज शाह तुगलक होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिया ये चीज। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये बुक क्या कहती है। रोजगार दफ्तर के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज हमने यहाँ पे नहीं देखा है कि इसने एक अनुवाद विभाग, ये वाला हम लोग देखे कि इसने क्या किया था, चूंकि कई सारे संस्कृत की बुक्स का ट्रांसलेट करवाया है, ठीक है। इसने कई सारी संस्कृत की बुक्स का, ऐसे माना जाता है 1300 संस्कृत बुक्स का इसने ट्रांसलेट कराया है। और जो ट्रांसलेट करवाया है उस बुक का, उसका नाम है दलाल ए फिरोज शाही, ध्यान देंगे, दलाल ए फिरोज शाही। यहाँ पे केवल लिखा है कि फारसी में अनुवाद, लेकिन उसमें से एक बुक है और कुछ उसका लॉजिकली नाम नहीं मिलता है, ठीक है। उस संस्कृत ग्रंथ का इसने नाम लिखा है दलाल ए फिरोज शाही, ठीक है। मैं लिख देता हूं दलाल ए, आगे जोड़ देंगे फिरोज शाही, ठीक है। तो इसको मिटा ही दीजिए। इस फिरोज शाही का जो अनुवादक था उसका नाम था आज उद्दीन खालिद खानी। अपने दिमाग में रखना है, पेपर में इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि कुछ एक इसने बहुत सारे संस्कृत की बुक्स जो थी उसको ट्रांसलेट कराया था। इसमें एक संस्कृत की ऐसी बुक्स थी जिसका नाम जब ये ट्रांसलेट करा था तो नाम उसका लगता है दलाल ए फिरोज शाही, यानी अपने नाम के ऊपर रखता है, ठीक है। और एक कोई खालिद खानी टाइप का इंसान था जिसने इसका अनुवाद किया था, ठीक। दीवाने खैरात के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, ठीक, कि दीवाने खैरात क्या था, गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों की इसमें बेसिकली दी जाती थी व्यवस्था। यहाँ पे करा कि राज्य के खर्च पे हज की व्यवस्था करा था। तो जितना भी आपको चीजें लगेगा ना कि इस वजह से क्या है कि बेसिकली मुस्लिम धर्म को सपोर्ट मिलेगा, वो सारी चीजें इसने किया था। दीवाने बंदगान क्या था, दासों के देखभाल के लिए एक पृथक विभाग ही बनाया था जो कि दीवाने बंदगान था, इसको हम लोग देखे नहीं है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। दिल्ली के समीप, ये मैंने चीज नहीं बताया कि दिल्ली के समीप इसने 1200 नए फलों का बाग लगवाया था। ये इसके लोक कल्याणकारी कार्यों में आप लोग शामिल करेगा। अशोक के 2 स्तंभ जो कि मेरठ और टोपरा में थे, इसको दिल्ली लेके आया था। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। मैंने टिक मार दिया है। आइए कह रहा है हक ए सर्व
ठीक है, इसके बारे में कह रहा है। बेसिकली ये क्या था, एक सिंचाई करता, इसको लगाने वाला यानी सिंचाई कर लगाने वाला बेसिकली ये प्रथम सुल्तान था। ठीक है, तो ये हक ए सर्व भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। कह रहा है कि शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देता। एक्चुअली इसने नहरों को डेवलपमेंट तो करवाया था, बेसिकली देखेंगे यमुना और सतलज से इसने नहरों का निर्माण करवाया था। उसके लिए 1/10 भाग यानी 10% आपको टैक्स देना रहता था। ठीक है, अगर आप लोग शाही नहरों का यूज कर रहे हैं। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, जिसमें से एक नहर तो आपकी सतलज थी, दूसरी नहर आपकी यमुना थी, और इसका लाभ बेसिकली हरियाणा और दिल्ली वाले सेक्टर को मिलता था। हालांकि इसके अलावा ऐसा मिलता है कि कुछ और नदियां, 3 नदियों के और नाम मिलते हैं कि उन नदियों से भी क्या था कि इसने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये अपने लिए वो 5 नदियों के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान नहीं होंगे इस चक्कर में। बस अपने दिमाग में ये रखना है कि 5 नदियों से इसने क्या किया था कि नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अपने दिमाग में बस ये चीज़ रखना है। बाकी उन 5 नदियों का नाम अगर नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इसमें कि लोक निर्माण विभाग किसने स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई थी। जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई थी, इसके माध्यम से 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। ठीक है, बंगाल अभियान क्या था, इसके अभियान की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बंगाल अभियान इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब आगे कह रहा है कि इसका जो मुख्य वास्तुकार था उसका नाम था मालिक गाजी सहना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके मुख्य वास्तुकार का क्या नाम था, तो मालिक गाजी सहना था। बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअली चीजें वो सब बता दिया गया था। डेवलपमेंट के काम जो इसके हम लोग बेसिकली मेंस में क्या आएगा कि इसको जो लोक कल्याण के कार्य है, जैसे लोक निर्माण विभाग की स्थापना, दारुल सफा, इसके बारे में चर्चा हो गई है, रोजगार दफ्तर, ठीक है, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, इन सब पे क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, हाँ के सर चूंकि ये बेसिकली टैक्सेशन था जिसको पहली बार लागू किया गया था, तो ये चीज आ सकता है। हालांकि मानवीय कार्य इसके अक्सर पेपर में आते हैं। तो आपको पेपर में कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको लगे कि मुस्लिम धर्म के लिए सपोर्ट किया गया है, तो वो सारा काम एफएसटी करवाता था। अब हम लोग देखते हैं तुगलक वंश का यहाँ पे कह रहा है नासिरुद्दीन महमूद के बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है कि नासिरुद्दीन महमूद क्या था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ख्वाजा जहां द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, पंजाब के सूबेदार खिज्र खां का पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र, इसके ड्यूरेशन में होता है। नुसरत शाह की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसी के ड्यूरेशन में तैमूर का भारत पे आक्रमण होता है। ठीक है, और अंततः शहनशाह की सल्तनत दिल्ली के पालम तक। ठीक है, हम लोग अपने दिमाग में ये रखेंगे। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जो चीज़ लिखा है इससे हट के और इससे अच्छा मैं बताता हूँ कि नासिरुद्दीन मोहम्मद क्या था। तो तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद के ही काल में 1398 ईस्वी में क्या होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ध्यान देंगे, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग क्या था, ठीक है, तो हमको एक चीज दिमाग में रखना है कि इसी के ड्यूरेशन में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। अपने दिमाग में इस चीज को रखना है। तैमूर लंग जब वापस लौटता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक इसका सूबेदार था, खिज्र खां उसका नाम था। तो ये क्या करता है कि कुछ जगहों का गवर्नर बना देता है खिज्र खां को, जैसे लाहौर का, मुल्तान का, दीपालपुर का। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पंजाब का सूबेदार खिज्र खां था, ठीक है, जो कि स्वतंत्र हो गया इसके ड्यूरेशन में। और जब यही तैमूर जब लौट के जाएगा तो इसी खिज्र खां को क्या करेगा कि कुछ जगहों का गवर्नर बना देगा। जो गवर्नर बनाएगा वो बनाएगा लाहौर का बनाएगा, सुल्तान का बनाएगा और दीपालपुर का बनाएगा। LSD अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब बात क्या है कि जब तैमूर लंग चला जाएगा तो खिज्र खां इसी का क्या होगा, फायदा उठाएगा और सैयद वंश की नींव रख देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आए कि किसने सैयद वंश की नींव रखी, तो खिज्र खां ने रखी थी। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, खिज्र खां ने रखी थी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सारी चीजें लिखा भी हो, कह रहे कि तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों नष्ट हो गए। तो ये तो हम लोग देख लिए 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में इसका आक्रमण हुआ था। कह रहा कि 1413 में दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन हुआ। खिज्र खां के बारे में थोड़ी सी बात लिखी है। कह रहा कि दिल्ली के सुल्तान दौलत खां पर इसने विजय पाई। तैमूर द्वारा नियुक्त ये लाहौर का सूबेदार था। हालांकि लाहौर का ही नहीं सूबेदार था, ये 2-3 जगहों का सूबेदार था। ठीक है, वो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि लाहौर का, मुल्तान का और दीपालपुर का। ठीक है, यहाँ पे S लिख दिया है, M लिखाएगा। लाहौर का, मुल्तान का और दीपालपुर का, इन तीनों जगहों का ये क्या था, सूबेदार था। ठीक है, ये इसकी तैनाती खुद ये करके जाता है, तैमूर लंग करके जाता है। बाद में ये अवसर का लाभ उठाएगा। 1414 में क्या करेगा, दिल्ली पर अधिकार कर लेगा और सैयद वंश की नींव रखेगा। ठीक है, तो ये खिज्र खां की कुछ विशेषताएं थी, हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे ये दिल्ली सल्तनत तक पहुंचेगा, यानी दिल्ली के गद्दी पे कैसे ये अधिकार कर लेगा। बेसिकली इस एक अवसर मिलता है तैमूर लंग के रूप में इसको, और उस अवसर का खिज्र खां क्या करता है, फायदा उठाता है। तो ये था अब तक का ये। अब यहां से स्टार्ट हो गया आपका लोधी वंश।
ठीक है, ये आपका लोधी वंश से स्टार्ट हो गया। हम लोग क्या कहते हैं, लोधी वंश बहुत ज्यादा है नहीं, तो हम लोग साथ साथ में लोधी वंश भी आज देख लेते हैं। लोधी वंश को भी हम लोग क्या करेंगे, आज खत्म कर लेंगे, ठीक है, ताकि बहुत हम लोग के लिए परेशानी ना हो। लोधी वंश के बारे में आपको फैक्ट बता दूं मैं कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यह शासक है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक, लॉन्ग ड्यूरेशन, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला ये शासक है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन हम लोग कर देते हैं, ठीक है, DUR से ड्यूरेशन। तो शायद यहाँ पे कहीं लिखा भी हो कि सबसे लंबे समय तक शासन किया था, ये नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था, ये अपने दिमाग में रखना है। और बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन लिख दिया, ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसका जो संस्थापक था बहलोल लोधी, ये सबसे लंबे समय तक शासन किया था। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि ये कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि लोधी वंश का वह शासक जिसने कभी गद्दी पर नहीं बैठा, तो बहलोल लोधी था। इस चीज को ध्यान देंगे, ये कभी गद्दी पर नहीं बैठता है और अमीरों के साथ ये समानता का व्यवहार रखता है, इक्वली ट्रीटमेंट करता है इसको, ठीक है। तो अमीरी के साथ समानता का व्यवहार करने वाला शासक कौन था, लोधी वंश था, सॉरी बहलोल लोधी था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कह रहा 1451 में लोधी वंश की स्थापना हुई, इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर नहीं इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में ये रखना है। इसका एंड नाम करा है कि बहलोल शाह लोधी गाजी था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जौनपुर का विजय इसका सबसे इंपॉर्टेंट विजय था, हालांकि जौनपुर अगली जो शासक आएगा वो भी जौनपुर का विजय करेगा, ठीक। तो जौनपुर का विजय इसके ड्यूरेशन का सबसे महत्वपूर्ण विजय था, इसी को दिमाग में रखना है। अच्छा, ये बहुत चूंकि ये अफगानों को प्रेरित करने वाला शासक माना जाता है। ये कहता था कि जो अफगान है, ठीक है, अफगानों की प्रतिष्ठा उनको लौटाएंगे। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अफगानों से आह्वान करता है कि भैया आओ, यहाँ पे बसो, बहुत रुपया है, बहुत इज्जत है, शानो शौकत है, सब कुछ मिलेगा, ईश्वर का दिया हुआ भारत में सब कुछ है, आके बसो। और कहा जाता है कि बहलोल लोधी का जो आह्वान किया अफगानों से कि आओ भारत में बसो, तो टिड्डियों की झुंड की भांति वो भारत की तरफ चले आए थे, ठीक है, यानी बड़ी मात्रा में लोग आ गए थे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। अब कह रहा है कि मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके दरबार में कुछ हिंदू सरदार थे, उनका नाम मिलता है राय दादू, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय त्रिलोक चंद्र, राय नरक सिंह, नहीं नरसिंह, ठीक है। तो राय दादू तो अपने दिमाग में रहे, करण सिंह, प्रताप सिंह, नरसिंह, त्रिलोक चंद्र और राय दादू, ये 5 हिंदू सरदार हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके दरबार में थे। हालांकि याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अपने दिमाग में इसके बारे में बस ये रखना है बहलोल लोधी के बारे में कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यही शासक था। इसने कभी गद्दी पर नहीं बैठा था और अमीरों के साथ इसने अच्छा व्यवहार किया था, बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था। इस चीज को दिमाग में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग का अगला है, ठीक है। तो बहलोल लोधी इस तरह से खत्म हो जाता है। जो बहलोल लोधी के बारे में इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है सिकंदर शाह लोधी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी के बारे में कहा लिखा है, इसमें दिया है, नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग सिकंदर शाह लोधी को देखते हैं। कह रहा है कि सिकंदर शाह लोधी का जो प्रारंभिक नाम था वो अपने दिमाग में रखेंगे कि वो निजाम शाह था, ठीक है। यहाँ पे मैं संक्षेप में बता देता हूं। या मेरी आईपैड डिस्चार्ज हो गई तो क्लासेस को ये बंद कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि अभी आईपैड को चार्ज करके एक और क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 क्लासेस के माध्यम रिकॉर्ड कर लेंगे, वीडियो अपलोड होने में भी सहूलियत रहेगी, ठीक है। तो धन्यवाद। अभी हम लोग एक क्लास को और अपलोड करते हैं।